दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है विविध प्रकार के प्रश्नों का भाग 2, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ तथा बिहार राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं राजनीति विज्ञान के विविध प्रश्नों का भाग 2। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन 1921-22 के कार्यक्रम से संबंधित नहीं था? ऑप्शन है देश में राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना करना, विदेशी वस्तुओं और सरकारी कार्यक्रमों का बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग और ब्रिटिश अधिकारियों का अपमान करना। तो याद रखिएगा, ब्रिटिश अधिकारियों का अपमान करना ये असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में शामिल नहीं था। दोस्तों, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ, लेकिन ये 4 फरवरी 1922 को हुए चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने इसे वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन का लक्ष्य 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति था। इसके साथ ही सरकारी उपाधि, स्कूल, न्यायालयों और विदेशी सामानों का पूर्णतः बहिष्कार की भी योजना थी। असहयोग आंदोलन के दौरान देश में राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना हुई और स्वदेशी को प्रोत्साहन मिला। ब्रिटिश अधिकारियों के अपमान संबंधित कोई प्रस्ताव या कार्यक्रम असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं था। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रतिबिंबित करते हैं क्या? तो याद रखिएगा, राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो संविधान निर्माताओं के सामाजिक और आर्थिक न्याय के दर्शन को प्रतिबिंबित करते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना है। ये उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है और संविधान निर्माता भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत उल्लिखित नहीं है? लोक स्वास्थ्य में सुधार, गोवध का निषेध, नैसर्गिक स्वतंत्रता का संरक्षण और लोक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग होना। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन सी नैसर्गिक स्वतंत्रता का संरक्षण ये नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत शामिल नहीं है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। ये संविधान में भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत शामिल किए गए हैं और अनुच्छेद 47 के अंतर्गत राज्य लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर ऊंचा करने, लोक स्वास्थ्य आदि सुधारने का प्रयास करेगा और अनुच्छेद 48 के अंतर्गत राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा। गाय, बछड़ों और अन्य दुधारू और वाहक मवेशियों के वध का प्रतिषेध करने के लिए प्रयास करेगा और अनुच्छेद 50 के अंतर्गत राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए प्रयास करेगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है? ऑप्शन है काम का अधिकार, लोक स्वास्थ्य में सुधार सुनिश्चित करना, गोवध निषेध या महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करना। तो यहाँ पर आप देखिए, महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करना ये नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करने जैसा कोई तत्व नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित नहीं है। यद्यपि संविधान में कई ऐसे अनुच्छेद वर्णित हैं जो महिलाओं के सशक्तिकरण संबंधी कारकों की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। अनुच्छेद 41 के अनुसार राज्य कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। अनुच्छेद 47 के अंतर्गत राज्य लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य आदि सुधारने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 में गोवध निषेध का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गांधी के स्वराज की अवधारणा है? तो गांधी जी के स्वराज की अवधारणा स्वशासन है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। स्वराज के अर्थ को परिभाषित करते हुए गांधी जी ने लिखा है कि स्वराज एक पवित्र शब्द है। वह एक वैदिक शब्द है जिसका अर्थ आत्मशासन या स्वशासन और आत्मसंयम है।
अंग्रेजी शब्द इंडिपेंडेंस अक्सर सभी प्रकार की मर्यादाओं से मुक्त निरंकुश आज़ादी या स्वच्छंदता का अर्थ देता है और ये अर्थ स्वराज शब्द के अर्थ में नहीं है। अगला प्रश्न है कि द्वैध शासन प्रणाली प्रांतों में कब लागू की गई थी? तो उत्तर है 1919 के अधिनियम द्वारा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधार से संबंधित है। भारत में प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ मॉन्टफोर्ड या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत 1919 से प्रारंभ किया गया, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। इस अधिनियम ने पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया था और इस अधिनियम के तहत प्रांतों में विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित दो भागों में बांटा गया। इसमें हस्तांतरित विषयों का प्रशासन विधायिका के चयनित सदस्यों को सौंपा गया था, जबकि आरक्षित विषय गवर्नर की कार्यकारिणी के पास रहे। ये दोहरी शासन प्रणाली वर्ष 1921 से 1937 तक 9 प्रांतों में चलती रही, परंतु बंगाल में 1924 से 1927 तक और मध्य प्रांत में 1924 से 1926 तक ये कार्य नहीं कर सकी। इस अधिनियम का महत्वपूर्ण दोष था प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना और सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। अगला प्रश्न है, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, ये धारणा क्या कहलाती है? मर्यादा, पक्ष त्याग, अम्प्रदन और बैठ जाना। तो सही उत्तर है बैठ जाना। दोस्तों यहाँ पर देखिए, मर्यादा विनम्र और स्वीकार्य व्यवहार बनाए रखना है। पक्ष त्याग, सदन के किसी सदस्य द्वारा जिस दल से चुनकर आया है उसका त्याग कर दूसरे दल में शामिल होना पक्ष त्याग कहलाता है। अंतर प्रदन, किसी सरकारी अधिकारी से किसी नीति या कार्य के विवरण की मांग के लिए संसदीय प्रक्रिया अंतर प्रदन कहलाती है। और बैठ जाने में अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने से रोककर अन्य को बोलने के लिए कह सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सदन का सदस्य बने बिना सदन की अध्यक्षता करता है? तो आप जानते हैं ये है भारत का उपराष्ट्रपति। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति है और वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। संविधान के अनुच्छेद 89(1) और अनुच्छेद 64(1) के अनुसार वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा था? तो सही उत्तर है उत्तरकाशी। उत्तराखंड एक नए राज्य के रूप में 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से पृथक होकर अस्तित्व में आया। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इस राज्य में कुल आबादी 101.16 लाख थी, जबकि कुल क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है। इस राज्य का घनत्व 189 वर्ग किलोमीटर 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उत्तराखंड के कुल 13 जिलों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व 801 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हरिद्वार में है, जबकि सबसे कम जनसंख्या घनत्व 41 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर उत्तरकाशी में है। अगला प्रश्न है, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित बनो, ये किसका दिया हुआ नारा है? आपको बताना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नारा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों के नेता और सामाजिक समानता के पक्षधर थे। उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया। दलितों के उत्थान के लिए उन्हें शिक्षित, संगठित और जागरूक बनाने पर बल दिया। इसी संदर्भ में उन्होंने दलितों के लिए शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, लोक सेवाओं में नियुक्ति का कौन सा तरीका नहीं है? ऑप्शन है लिखित परीक्षा और साक्षात्कार, केवल साक्षात्कार, केवल लिखित परीक्षा या निर्वाचन। तो याद रखिएगा, निर्वाचन या चुनाव लोकतंत्र की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके द्वारा जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार का आयोजन किया जाता है। अगला है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा ने स्वीकार किया था कब? तो उत्तर है, आप देखिए 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। भारत की संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 तक 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में चक्र में 24 तीलियां हैं और राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2 और 3 का है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक की प्रथम प्रजा कौन सी है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्य कार्यदर्शी?
तो सही उत्तर है कि किसी राज्य का प्रथम नागरिक वहाँ का राज्यपाल होता है, इसलिए कर्नाटक की प्रथम प्रजा वहाँ के राज्यपाल हैं। इस प्रकार भारत के प्रथम नागरिक भारत के राष्ट्रपति होते हैं। राज्यों में राज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक हैं। अगला प्रश्न है, बंदी प्रत्यक्षीकरण आलेख जारी करने का अधिकार निहित है किसमें? उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को, या अधीनस्थ न्यायालयों को? तो सही उत्तर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके तहत कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायपालिका की शरण ले सकता है और अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान करते हैं। बंदी प्रत्यक्षी प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है। ये उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है, और इसके द्वारा न्यायालय ये आदेश देता है कि बंदी व्यक्ति को निश्चित समय के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। अगला प्रश्न है, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति, नारद स्मृति या विष्णु स्मृति? तो सही उत्तर मनुस्मृति। स्मृतियाँ मुख्यतः विधि विषयक ग्रंथ हैं। सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है। मनुस्मृति को मानव धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। मेघातिथि, गोविंदराज, कुल्लूक भट्ट आदि मनुस्मृति के टीकाकार हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था किस तरीके से? तो सही उत्तर है राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन संसद के पारित एक अधिनियम द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन भारतीय संसद द्वारा वर्ष 1990 में पारित राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत जनवरी 1992 में एक सांविधिक निकाय के रूप में किया गया था। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती रेखा शर्मा 7 अगस्त 2018 से हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्षेत्रीय राजनीतिक दल को चुनिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी, साम्यवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी? तो सही उत्तर है AIDMK, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। ये देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या आप जानिए 6 है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPIM, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा है, जबकि ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम तमिलनाडु और पुडुचेरी में मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। अगला प्रश्न है, राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? तो आप जान लीजिए, राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ के सभी अधिकारी उसके अधीनस्थ होते हैं। राष्ट्रपति राजदूत, उच्चायुक्त आदि की नियुक्ति करते हैं और अन्य देशों के साथ होने वाली संधियां भी राष्ट्रपति के नाम से की जाती हैं। अगला प्रश्न है, श्रीमती बेलमती चौहान और श्रीमती हंसा धनाई उत्तराखंड राज्य आंदोलन की शहीद थीं। उनके शहादत का स्थान क्या था? तो उत्तर है मसूरी। श्रीमती बेलमती चौहान और श्रीमती हंसा धनाई उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान 2 सितंबर 1994 को मसूरी गोलीकांड में शहीद हुई थीं। इस गोलीकांड में इनके अलावा बलबीर सिंह, धनपत सिंह, मदन मोहन ममगई और राय सिंह बंगारी भी शहीद हुए थे। अगला प्रश्न है, किस वर्ष से भारत में मान्यता प्राप्त विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देना शुरू किया गया? 1975, 1971, 1984 या 1977? तो सही उत्तर 1977। दोस्तों, विपक्ष का नेता अथवा नेता प्रतिपक्ष संसद के दोनों सदनों में आधिकारिक विपक्ष का नेतृत्व करता होता है। जिस विपक्षी दल के पास सर्वाधिक सीटें होती हैं उसके किसी सदस्य को विपक्ष का नेता चुना जाता है। विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए उस दल के पास उस सदन की कम से कम 10% सीट होनी चाहिए। वर्ष 1977 से भारत में मान्यता प्राप्त विपक्षी दल के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देना शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, जब आपातकाल की उद्घोषणा जारी हो जाती है तब मूल अधिकारों को स्थगित करने संबंधी प्रावधान लिया गया है कहाँ से? तो सही उत्तर जर्मनी के वाइमर संविधान से। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन संबंधी प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न है, पंथ निरपेक्षता के दर्शन में निहित है क्या?
ऑप्शन है धर्मों की अनुपस्थिति, धर्मों की प्रतिद्वंदिता, नागरिकों के धार्मिक मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप या सभी धर्मों के प्रति सम्मान। तो सही उत्तर सभी धर्मों के प्रति सम्मान। भारत में पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का सही भाव ये है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है और सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान प्रश्रय और सम्मान अपेक्षित है। तो इसलिए पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता में सभी धर्मों के प्रति सम्मान का दर्शन निहित है। अगला प्रश्न है जाति सम्मान या जाति संहार या जीनोसाइड क्या है। तो याद रखिएगा ये सामूहिक हत्या है। जाति संहार का तात्पर्य बहुत सारे व्यक्तियों को जो एक कुल, वर्ग या जाति से संबंधित हो इनकी सामूहिक हत्या से है। ये हत्याएं अकारण निजी स्वार्थ के लिए अथवा अपराध या युद्ध जनित हो सकती हैं। अगला प्रश्न है कि आणविक उत्तरदायित्व विधेयक संसद में कब पारित हुआ था। 2010, 2009, 2008 या 2011 में। तो सही उत्तर 2010 में। परमाणु दायित्व विधेयक संसद में 2010 में पारित हुआ था। इसके अंतर्गत भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर किसी भी गैर सैनिक परमाणु संयंत्र में किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने की स्थिति में संचालक उत्तरदायित्व तय किया जा सकेगा। इस कानून के माध्यम से दुर्घटना से प्रभावित लोगों को क्षतिपूर्ति या मुआवजा मिल सकेगा। अगला है निम्नलिखित महिलाओं में से कौन उत्तराखंड राज्य आंदोलन से संबंधित हैं, आपको बताना है। तो इसमें आप देख सकते हैं बेलमती चौहान, हंसा धनाई, सुशीला बलूनी, उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर उपर्युक्त सभी। बेलमती चौहान, हंसा धनाई, सुशीला बलूनी तीनों महिलाएं उत्तराखंड राज्य आंदोलन से संबंधित हैं। बेलमती चौहान और हंसा धनाई 2 सितंबर 1994 को मसूरी गोलीकांड में शहीद हुई थीं। सुशीला बलूनी एक प्रमुख राज्य आंदोलनकारी और राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रही हैं। अगला प्रश्न है भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था। तो सही उत्तर 2005 में। याद रखिएगा राइट टू इन्फॉर्मेशन या सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भारत की संसद द्वारा पारित एक कानून है जो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदाताओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए ये दिवस 25 जनवरी 2011 से शुरू किया गया था और उल्लेखनीय है कि 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है भारत में अंतर्राज्यीय परिषद कब स्थापित की गई थी। तो सही उत्तर 1990 में। याद रखिएगा अनुच्छेद 263 केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति को एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है। वर्ष 1988 में न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में गठित आयोग जो सरकारिया आयोग बना था उसकी सिफारिश पर 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। 1 नवंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद का पुनर्गठन किया गया और आप जान लीजिए कि प्रधानमंत्री इस परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं और इसमें 6 केंद्रीय मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सदस्य के तौर पर शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है आईपीसी का मतलब क्या है। तो सही उत्तर इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता। आईपीसी का मतलब इंडियन पीनल कोड या भारतीय दंड संहिता से है। भारतीय दंड संहिता ब्रिटिश काल में 1 जनवरी 1862 को लागू की गई। ये भारत में किसी भी नागरिक या व्यक्ति द्वारा किए गए कुछ अपराधों को परिभाषित और दंड का प्रावधान करती है। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया था, आपको बताना है। तो सही उत्तर 1954 में। वर्ष 1954 में खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम यानी प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट संसद द्वारा पारित किया गया। 1955 में इसके अंतर्गत आवश्यक नियम बनाकर इसे 1 जून 1955 को लागू किया गया और इस कानून के द्वारा अपद्रव्यीकरण और झूठे नाम से खाद्यों को बेचना दंडनीय अपराध है।
अगला प्रश्न है संसदीय लोकतंत्र का अर्थ क्या है, आपको बताना है। तो सही उत्तर संसदीय लोकतंत्र, जिसमें वास्तविक कार्यपालिका उत्तरदायी होती है विधायिका के प्रति। संसदीय लोकतंत्र प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों में, जिसे मंत्रिपरिषद कहते हैं, उसमें निहित होती है। मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत में समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन वह उनका प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। अगला प्रश्न है सरकार की संघीय व्यवस्था में शक्तियां बटी होती हैं किसके बीच में। तो आप जानते हैं सरकार की संघीय व्यवस्था में शक्ति विभाजन होता है केंद्र और राज्य की इकाइयों के बीच। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। संघात्मक शासन प्रणाली में केंद्र और प्रांतों की अलग अलग सरकारें होती हैं। उनके कार्य, शक्ति और अधिकार क्षेत्रों का निर्धारण संविधान के द्वारा कर दिया जाता है और संघात्मक शासन में संविधान प्रायः लिखित रूप में पाया जाता है। संघ और राज्यों की अलग अलग न्यायपालिकाएं होती हैं, लेकिन संघ और राज्यों में विवाद उत्पन्न होने पर संघीय न्यायालय को प्राथमिकता दी जाती है। संघात्मक शासन में प्राय किसी भी प्रांत को संघ से अलग होने या उसे विखंडित होने का अधिकार नहीं दिया जाता। संघीय सरकार में प्रत्येक प्रांत के प्रतिनिधि अपने अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। विदेश संबंध, कूटनीतिक संबंध, संधि समझौता, रक्षा तथा सैन्य प्रशासन, मुद्रा करेंसी, युद्ध और शांति का निर्णय लेना आदि जिम्मेदारियां संघ के पास होती हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन गणराज्य यानी रिपब्लिक नहीं है। भारत, नेपाल, जर्मनी या फ्रांस। तो सही उत्तर नेपाल। दोस्तों नेपाल में जो है प्रश्न संवैधानिक राजतंत्र था पहले। यहाँ का राजा आनुवंशिक होता था, लेकिन 2006 के लोकतांत्रिक आंदोलन के पश्चात राजा ने देश की सार्वभौम सत्ता जनता को हस्तांतरित कर दी। 24 अप्रैल 2006 को संसद की पुनर्स्थापना हुई। 18 मई 2006 को अपनी पुनर्स्थापित सार्वभौमिकता का उपयोग करके नई प्रतिनिधि सभा ने राजा के अधिकार में कटौती की। नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया। नवनिर्वाचित संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा की पहली बैठक द्वारा 28 मई 2008 को नेपाल को आधिकारिक रूप में एक संघीय गणतंत्रात्मक राज्य घोषित किया गया है। तो नेपाल अब संवैधानिक गणतंत्रात्मक राज्य हो गया है, न कि संवैधानिक राजतंत्र। अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया में वह कौन सा पहला देश था जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। भारत, बर्मा, इंडोनेशिया या श्रीलंका। तो सही उत्तर इंडोनेशिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया में इंडोनेशिया ने 17 अगस्त 1945 को हॉलैंड के अधिकार से मुक्त होकर स्वतंत्रता प्राप्त की थी। भारत ने 15 अगस्त 1947 को ब्रिटेन के अधिकार से स्वतंत्रता प्राप्त की। बर्मा, जिसे म्यांमार कहा जाता है, इसने 4 जनवरी 1948 को ब्रिटेन से स्वाधीनता प्राप्त की और श्रीलंका 4 फरवरी 1948 को ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संविधान द्वारा क्या सुनिश्चित किया जाता है। कार्यपालिका की शक्तियाँ, शासक और शासक के बीच संबंध, सरकार की विभिन्न संस्थाओं के बीच संबंध और उनकी संरचना, या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। दोस्तों याद रखिएगा संविधान राजकीय आचरण का विधान होता है जो ये निर्धारण करता है कि राज्य में विविध अंगों का क्या आचरण होगा। और आप देख लीजिए संविधान का संबंध राज्य की सरकार के स्वरूप, संगठन की शक्ति, विविध अंगों, उनके अधिकारों और कर्तव्यों, शासक और शासितों के पारस्परिक संबंधों और उनके अधिकारों और कर्तव्यों की व्यवस्था से होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, राजनीति विज्ञान के विविध प्रश्नों का भाग 2। इसके साथ ही हमने राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के जो रिवीजन और अध्ययन था, इसके क्रम में राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक दर्शन, तुलनात्मक राजनीति, भारतीय संविधान, भारतीय राजनीति के विभिन्न मुद्दे जैसे जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, लोकपाल, लोकायुक्त पुस्तकें और विविध प्रकार के प्रश्नों को कवर कर लिया है। अगर इस श्रृंखला के सभी वीडियो को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, इसमें कुल 62 यानी 62 वीडियो हैं जो एवरेज 25 से 30 मिनट के हैं, तो आप राजनीति विज्ञान विषय से या नागरिक शास्त्र विषय से आयोजित की जाने वाली जो परीक्षाएं हैं उनका जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं
उनको यहाँ से सब कवर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें केवल उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे संभावित हैं। और जो अन्य प्रश्न हैं जो हर बार परीक्षा में कुछ नए प्रश्न आते हैं, उनके लिए आपको मानक पुस्तकों की और प्रैक्टिस सेट की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन इन 62 वीडियो में हमने नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान से आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है और इसको हम 2 वीडियो में इसको मास्टर वीडियो बना देंगे, मैराथन वीडियो, ताकि आप 1 या 2 वीडियो से ही उसको सभी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको कवर कर सकें। तो चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।